आज ये कहानी है गुजरे जमाने की एक ऐसी हीरोइन की जिसकी खूबसूरती में बूढ़े भी पागल थे। एक ऐसी हीरोइन जिसकी माँ और नानी कोठा चलाती थी और उसने खुद से कई साल बड़े सुपरस्टार से संबंध बनाए। वो इतनी खूबसूरत और ग्लैमर थी कि आज भी लोग उसे याद करते हुए अपनी पड़ोसन से कहते, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक रही सायरा बानो की। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। क्या सच में सायरा बानो का फैमिली बैकग्राउंड कोठे और वेश्यावृत्ति से भरा हुआ था? कैसे शादीशुदा राजेंद्र कुमार से उन्होंने संबंध बनाए? क्यों जिस हीरोइन ने देश का दिल जीता उसे खुद की मां ने धर्म देखकर जीवन साथी चुनने को मजबूर किया? और आखिर कैसे अपनी उम्र से दुगने दिलीप कुमार से उन्होंने शादी की और फिर उसी दिलीप कुमार ने उन्हें खून के आंसू रुलाए? आज सायरा बानो कहाँ है और किस हाल में है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी उत्तराखंड में हुआ था। उनकी मां का नाम था नसीम बानो, जो 40 के दशक की एक चर्चित हीरोइन थी और उसने भी उस दौर में अपना नाम फिल्मी पर्दे पर खूब चमकाया। नजर मिल गई, जाने किसकी नजर से नजर। लेकिन सायरा बानो की मां का ना तो ये असली नाम था और ना ही असली पहचान। उनके परिवार का बैकग्राउंड थोड़ा अलग और गंदगी से भरा हुआ रहा। नसीम बानो की मां का नाम था शमशाद बेगम, जिसे छमिया बेगम के नाम से जाना जाता था, जो एक तवायफ की बेटी थी और उसका जन्म एक कोठे पर नाजायज रूप में हुआ था, यानी कि बिना शादी के। उनकी मां का नाम था जुम्बन बाई, जो कभी दिल्ली में कोठा चलाती थी। जुम्बन बाई की बेटी छमिया बेगम बनी, छमिया बेगम की बेटी बनी नसीम बानो और इसी नसीम बानो की बेटी थी सायरा बानो। चोट कर जलवा लागे ओ सैया के, चोट कर जलवा। नसीम बानो अपनी मां के साथ वो गंदगी भरा जीवन छोड़कर बंबई आकर बस गई थीं। यहीं उसने फिल्मों में काम किया और एहसान हुल नाम के एक प्रोड्यूसर से शादी कर ली और अपना नाम और पहचान दोनों बदल लिए। नसीम बानो 30 और 40 के दशक की बेहतरीन हीरोइन बनी और उसने आज़ादी से पहले ही एक हीरोइन के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी। दिल में क्यों हो कोठे, नैनों में कौन आया कौन। उसने एहसान हुल नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली जो एक प्रोड्यूसर था और इन्हीं दोनों की बेटी थी सायरा बानो। सायरा बानो का एक भाई भी था, सुल्तान। हालांकि सायरा बानो के जन्म के 3 साल बाद ही जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सायरा के पिता पाकिस्तान चले गए और सायरा की मां ने जाने से मना कर दिया और वो अपने बच्चों के साथ भारत में ही रह गईं। सायरा बानो का बचपन रहीसी से बीता। उनकी मां जानी मानी हीरोइन थी और एक अमीर महिला थी, मतलब इतनी अमीर थी कि उसने सायरा की पढ़ाई लिखाई ही विदेश में करवाई। सायरा बानो विदेश में रहते हुए भी बॉलीवुड की हीरोइन बनने के सपने देखती रहती थीं, क्योंकि यही उनकी मां का काम था। जब सायरा बानो भारत लौटी तो उनकी मां ने उन्हें लॉन्च करने की तैयारी भी कर ली थी। सायरा बानो ने 1961 में जंगली से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनके हीरो बने थे शम्मी कपूर, जिसने जब ये कहा तो हर कोई उनके इस याहू का दीवाना हो गया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। ये मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि सायरा बानो रातों रात स्टार बन गई। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। और मूवी के गाने भी ऐसे थे जिन्हें आज भी लोग सर्च करके सुनते हैं। और कश्मीर की कली बनकर जब सायरा बानो ने ये कहा, अरे कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, तो हर कोई उनकी कली जैसी खूबसूरती पर फिसल गया। जो के तड़पा गए फिर भी अच्छी लगी। इसके बाद सायरा बानो मनोज कुमार की हीरोइन बनी। न जाने कहाँ मेरा
बचपन खो गया, यहाँ भी तो नहीं है। मूवी आई शादी। हालांकि उनकी शादी को किसी ने कुछ खास पसंद नहीं किया। इसके बाद शम्मी कपूर ब्लॉकबस्टर बने और एक बार फिर से सायरा बानो उनकी हीरोइन बनी। अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल, हुस्न चला कुछ ऐसी। ये मूवी भी बड़ी हिट हुई और सच में शम्मी कपूर वो एक्टर थे जिसकी हर अदा पर लड़कियां मरती थीं। सोचा था प्यार हम न करेंगे, सूरत पे यार। और हाँ, इस वाली अदा पर भी। चली चली कैसे हवा ये चली कि भौरे पे मरने लगी। सायरा बानो भी शम्मी कपूर के साथ खूब चमक रही थीं और हर कोई उनका फैन बनता जा रहा था। बेदर्दी दगाबाज जान, तू नाही बलमा। इसके बाद जॉय मुखर्जी ने सायरा से कहा आओ प्यार करें, लेकिन वो नहीं आई और मूवी फ्लॉप हो गई। तो 1964 में जॉय मुखर्जी दूर की आवाज बने और फिर से सायरा उनकी हीरोइन बनी। ये मूवी बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी बड़े यादगार बने। यूं नजर फेर के मत जाइए, रुकिए तो जरा। और इसी मूवी का गाना था हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू। जिस पर आज भी बच्चों का जन्मदिन मनाते हुए बड़े बुजुर्ग नाचते हैं। और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब सायरा भी हर तरफ छा रही थीं। इसके बाद आई मिलन की वेला, जिसमें राजेंद्र कुमार उनके हीरो बने। ये मूवी भी यादगार बनी और खासकर इसके गाने जो हर मौसम में लोगों ने सुने। तुमको हमारी उम्र लग जाए। मतलब खुशी के माहौल में भी सुने और दुख के साए में भी। इसके बाद आई अप्रैल फूल, जिसका ये गाना अप्रैल फूल बनाया। आज भी 1 अप्रैल आते ही लोग सर्च करने लगते हैं। इस मूवी में भी लोगों ने सायरा के काम की खूब तारीफ की और जो नहीं करना चाहता था उसने उनका ये अंदाज देखा और फिर अलग से तारीफ की। इसके बाद सायरा जॉय मुखर्जी की फिर से हीरोइन बनी। मूवी आई साज और आवाज और इस मूवी में भी सायरा ने अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरे। एक बार फिर कहो जरा। और इस मूवी में भी सायरा ने अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरे। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और जॉय के साथ बानो की जोड़ी भी बड़ी जॉयफुल बनी। प्यार की मौज में डूब के दो दिल आज किनारा पा। इसके बाद सायरा बानो देवानंद की हीरोइन बनी। मूवी आई प्यार मोहब्बत और सायरा ने देवानंद के साथ भी बड़े आनंद से प्यार मोहब्बत लुटाई। प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। आ गले लग जा मेरे और छोड़। और अब सायरा उन हीरोइनों में शामिल हो चुकी थीं जो खुलकर रोमांटिक सीन देती थीं, अपनी गोरी गोरी लंबी टांगे दिखाकर ऑडियंस को रिझाती थीं और छोटे कपड़े पहनकर खूब अंग प्रदर्शन भी करती थीं। आ गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल लगी। इसके बाद ये जिंदगी हसीन है और शागिर्द जैसी मूवीज में भी सायरा ने काम किया। 1967 में सायरा राज कपूर की हीरोइन बनी। मूवी आई दीवाना और राज कपूर वो एक्टर थे जिसके साथ काम करना ही हीरोइन का सपना होता था और सायरा ने कपूर की हीरोइन बनकर भी लोगों के दिलों पर खूब राज किया। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। राज कपूर सायरा से उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन उस समय की हीरोइन को शायद बड़े ही बड़े अच्छे लगते थे। सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ। इसके बाद राजेंद्र कुमार अमन लेकर आए और इसमें भी उनकी हीरोइन बनकर सायरा ने लोगों का दिल जीत लिया और साथ में राजेंद्र कुमार का भी। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए और राजेंद्र के साथ उनकी जोड़ी पर्दे के आगे के साथ साथ पर्दे के पीछे भी जमने लगी। 1968 में सायरा बानो सुनील और किशोर कुमार की पड़ोसन बनी। मतलब मूवी का नाम था पड़ोसन और ये बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी है जो कल्ट बन चुकी है। मतलब इसे आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक माना जाता है। मूवी के गाने ऐसे थे जिन्हें आज भी लोग सर्च करके सुनते हैं, फिर चाहे ये गाना हो एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसा, जिसे आज भी कॉमेडी के अंदाज में सुना जाता है। एक चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं दिए, एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा। या फिर ये गाना हो नाजुक नाजुक मेरी
और मेरी प्यारी बिंदु को भी कौन भूल सकता है। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु। और खासकर मूवी का ये गाना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, जिसने न सिर्फ मूवी को बल्कि इस गाने में दिखने वाले हर इंसान को अमर कर दिया। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। और किशोर दा की तो बात ही अलग थी। पड़ोसन को सायरा बानो की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक माना जाता है। इसके बाद राजेंद्र कुमार के साथ उनकी मूवी आई झुक गया आसमान, और इस मूवी की भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये मूवी सदाबहार बनी, जिसका सब कुछ हिट था, और मूवी के गानों की तो बात ही अलग थी। इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। राजेंद्र कुमार भी इस समय पर वो एक्टर थे जिसे जुबली कुमार कहा जाता था, और उनकी हर मूवी एक बार थिएटर में लग जाती थी तो जुबली मनाकर ही उतरती थी। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। सायरा बानो ने इस मूवी में भी अपनी खूबसूरती के झंडे गाड़े, और अब वो टॉप की हीरोइन में शामिल हो चुकी थी। इसके बाद धर्मेंद्र आदमी और इंसान दोनों बने, और इस मूवी में सायरा बानो धर्मेंद्र की हीरोइन बनी और बड़ी दुखी हीरोइन बनी। 1970 में सायरा दिलीप कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई गोपी, और ये मूवी भी यादगार बनी, जिसका हर गाना लाजवाब था। अकेले चला है कहाँ। फिर चाहे ये वाला भजन हो, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आए, जिसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है, या फिर ये वाला गीत सुख के सब साथी दुख में न को। जो सच में मन को सुकून पहुंचाता है। दिलीप कुमार का जेंटलमैन हो, जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, मैं हूँ बाबू जेंटलमैन। या फिर सायरा बानो की बचकानी हरकतों वाला ये गाना हो। मैं ना तेरी मधुमती ना धन्नु मेरा नाम, ओ धन्नु। वैसे तो दिलीप कुमार और सायरा बानो की उम्र में भी बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों की जोड़ी पर्दे पर खूब जमती थी। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम, वो जंगली जिसका नाम। इसके बाद मनोज कुमार की ऑल टाइम सुपरहिट मूवी आई पूरब और पश्चिम, और शायद ही कोई होगा जिसने ये मूवी ना देखी हो। जब मनोज कुमार ने ये कहा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, तो दुनिया उनकी दीवानी हो गई, जिन्हें देखने के बाद मनोज कुमार को भारत कुमार कहा जाने लगा था। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मनोज कुमार वो एक्टर थे जो अंग्रेजों से भी भजन गवा लेते थे। रघुपति राघव राजा राम पतित। इस मूवी के गाने सीधा दिल में उतरने वाले थे। फिर चाहे ये वाला सैड सॉन्ग हो, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, जिसे आज भी सुनकर लगता है कि संगीत इसे कहते हैं। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। भजन हो, रघुपति राघव राजा राम। आरती हो, स्वामी पाप हरो देवा। सायरा बानो ने भी इस मूवी में पहली बार एक अलग तरह का किरदार निभाया था। The candlelight of the hill, टोपे of water. गाओ। और उसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। इसके बाद बलिदान में वो फिर से मनोज कुमार के साथ आई। फिर पत्थरों का शहर और विक्टोरिया नंबर 203 भी आई, और ये मूवी भी बड़ी चर्चित रही, जिसे उस जमाने में लोगों ने खूब पसंद किया। और सायरा की खूबसूरती का जलवा ऐसा था कि 50-60 साल के बूढ़े भी उसके साथ रोमांस करना चाहते थे, और रंजीत जैसा विलन भी उसके लिए हीरो बनने को तैयार था, बस कुचुकू करने का मौका मिल जाए।
फिर ज्वार भाटा में वो एक बार फिर से धर्मेंद्र के साथ दिखाई दी। इसके बाद भी दामन और आग, आरोप, सगीना जैसी कई बेहतरीन मूवीज में सायरा बानो ने काम किया। 1974 में धर्मेंद्र रेशम की डोरी लेकर आए और इस मूवी में भी सायरा ने अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरे और मूवी का ये गाना तोहरा चमन हो बेमिसाल हो गुलबदन गाते बहार। लोगों को भले समझ में ना आया हो लेकिन फिर भी उन्होंने देखा क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो सायरा की गोरी गोरी टांगों पर था। सायरा बानो ने धर्मेंद्र के साथ भी कई मूवीज में लगातार काम किया और वो हर दूसरी मूवी में इस समय पर धर्मेंद्र के साथ काम कर रही थीं, जिनमें इंटरनेशनल क्रूक, पॉकेट मार और चेताली जैसी कुछ बेहतरीन मूवीज शामिल रहीं। 1975 में अमिताभ बच्चन जमीर लेकर आए और सायरा बानो अमिताभ बच्चन की भी हीरोइन बनी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। सायरा बानो हर बड़े एक्टर की हीरोइन बन चुकी थीं, सिर्फ जितेंद्र बचे थे तो फिर उन्होंने जितेंद्र के साथ भी एक मूवी में काम किया। मूवी का नाम था आखिरी दाव और ये सायरा और जितेंद्र की साथ में पहली और आखिरी मूवी बनी। झूठे संग प्यार किया, वादे का एतबार किया। शायद सायरा की जितेंद्र के साथ नहीं बनी तो फिर उन्होंने फिर से धर्मेंद्र के पास जाकर साजिश की और धर्मेंद्र के साथ तो मानो सायरा दिल से काम करती थी। दिल में दर्द है, आँख तो मिला कैसा मर्द है। और उनसे प्यार भी ऐसे मांगती थी। ना तख्त चाहिए तेरा प्यार चाहिए, हर वक्त चाहिए तेरा। ये पहली मूवी थी जिसमें सायरा बानो ने बोल्डनेस के क्षेत्र में 2 कदम आगे बढ़ाए। वो बड़े खुश नसीब होते हैं आप जिसके करीब हो। और ऐसा अश्लील वाला डांस किया कि इनको देखकर भाई वाह! मतलब उन्हें देखकर 60 साल के बूढ़े में भी जवानी फूट पड़ी। ऐसे न बनो, कोई साजिश है। इसके बाद जब अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने मिलकर हेरा फेरी की तो सायरा बानो अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी। डाका डालोगे, बैंक लूटोगे दिन दहाड़े और हाईजैकिंग। अगर आप साथ हो तो। इसके बाद जब दिलीप कुमार ने बैराग लिया, मतलब मूवी आई बैराग, मैं बैरागी नाचूंगा हूँ, मैं बैरागी। तो इसमें फिर से उनकी हीरोइन सायरा बानो बनी और इस मूवी में भी दिलीप कुमार के साथ सायरा ने बेहतरीन काम किया। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मर जाऊं। और अब ये प्रेम कहानी पर्दे के आगे और पीछे दोनों जगह पर चल रही थी क्योंकि इस समय पर सायरा बानो मिसेस दिलीप कुमार भी बन चुकी थीं। इस मूवी में लीना चंद्रवरकर भी थीं जिसकी खूबसूरती भी अलग ही झलकती थी। इसके बाद सुनील दत्त और विनोद खन्ना मिलकर नहले पे दहला लेकर आए और सायरा बानो संजय दत्त के बाप की हीरोइन बनी और उनके साथ भी सायरा ने बड़ा रोमांटिक मूड बनाया। मैं चोरों की रानी हूँ और चोरों के राजा तुम बोले। 1977 में सायरा बानो संजय खान की हीरोइन बनी। मूवी आई मेरा वचन गीता की कसम और ये मूवी भी बड़ी खास रही जिसमें एक तरफ तो सायरा ने झरने में नहाकर अपनी हॉटनेस से पानी में आग लगाई, मनुआ पे जुल्मी छुरियां चलाए, हाँ कभी और वहीं दूसरी तरफ शुद्ध संस्कारी औरत बनकर भजन भी गाए। मनमोहन से प्रीत बढ़ाई। इसके बाद भी सायरा बानो ने कई बेहतरीन मूवीज में काम किया। 1984 में दिलीप साहब की मूवी आई दुनिया और ये एक यादगार मूवी बनी और अब सायरा बानो की उम्र ढलने लगी थी और अब वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर होने लगी थी। हालांकि इस मूवी में भी सायरा बानो ने दिलीप कुमार की पत्नी का किरदार निभाया जो असलियत में भी उनकी पत्नी बन चुकी थी। सायरा बानो ने आखिरी बार 1988 में आई मूवी फैसला में काम किया था और इसके बाद उन्होंने फिल्मों से हमेशा के लिए दूरी
बना ली। सायरा बानो वो हीरोइन बनी जिसने कभी साइड किरदार नहीं निभाए। उसने शुरुआत भी हीरोइन बनकर की थी और अपने करियर का अंत भी एक हीरोइन के तौर पर ही किया, क्योंकि उनका कहना था कि वो साइड किरदार कभी नहीं निभाएंगी और हमेशा लोग उसे एक हीरोइन के तौर पर ही याद करेंगे। इसलिए जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो एक हीरोइन के तौर पर ही लिया, और जैसे ही उसे ये महसूस होने लगा कि अब एज अ हीरोइन उसकी डिमांड कम हो रही है तो उसने एक्टिंग ही छोड़ दी और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। हाय हाय अच्छा लगता है ये भोला भाला सांवरिया, अच्छा लगता है। और अब हम बात करेंगे सायरा बानो की पर्सनल लाइफ की। सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के साथ कई बेहतरीन मूवीज में काम किया। दोनों पर्दे पर रोमांस करते करते पर्दे के पीछे भी रोमांस करने लगे और करीब आ गए। सायरा बानो राजेंद्र कुमार की दीवानी हो गई थीं। वो अलग बात है कि राजेंद्र कुमार पहले से ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि 3 बच्चों के बाप थे, लेकिन सायरा को बड़े बड़े अच्छे लगते थे तो वो राजेंद्र कुमार के प्यार में डूब गईं। इधर राजेंद्र कुमार इस रिश्ते को सिर्फ प्रोफेशनल रखना चाहते थे। उनका कहना था कि खाओ पियो ऐश करो, मतलब रिलेशनशिप में तो थे लेकिन सीरियस नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे सायरा के साथ रोमांस बढ़ने लगा तो उसकी खूबसूरती में राजेंद्र कुमार भी खो गए और दोनों खुलेआम प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगे। लेकिन जब उनकी प्रेम लीला की खबरें राजेंद्र कुमार की पत्नी तक पहुंची तो घर में हंगामा शुरू हो गया। हर कोई राजेंद्र कुमार को गलत कहने लगा, घर में झगड़े होने लगे। राजेंद्र कुमार ना सिर्फ सायरा से उम्र में बड़े थे बल्कि वो 3 बच्चों के बाप थे, लेकिन फिर भी वो अपने से कई साल छोटी लड़की सायरा के साथ इश्क फरमा रहे थे। लोगों ने उनकी खूब निंदा की और उनसे कहा कि आप अपना घर बर्बाद मत करो। उनकी पत्नी ने भी पूरा घर सिर पर उठा लिया तो मजबूरी में राजेंद्र कुमार ने सायरा बानो से दूरी बना ली। लेकिन सायरा बानो ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे दौरे पड़ने लगे और वो राजेंद्र कुमार के लिए इतनी पागल थीं कि उनके बिना जीना ही नहीं चाहती थीं। जब उसकी इस हालत की खबर राजेंद्र कुमार को लगी तो राजेंद्र कुमार ने सब कुछ उसके लिए भुला दिया और सायरा के पास एक बार फिर से पहुंच गए और अपने प्यार को सच्चा साबित करने लगे। इसके बाद फिर से दोनों की प्यार की पतंग उड़ने लगी और दुनिया की परवाह किए बिना राजेंद्र कुमार और सायरा बानो अपने प्यार की नई कहानी लिखने लगे। जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। दोनों प्यार में इतने पागल थे कि शादी करने की प्लानिंग भी करने लगे। इस खबर से एक तरफ राजेंद्र कुमार की पत्नी परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ सायरा बानो की मां नसीम बानो भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नसीम बानो का कहना था कि लड़की घर में जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे चलेगा, वो घुट घुट कर मर जाए ये भी चलेगा, लेकिन उसकी शादी एक हिंदू आदमी से हो जाए ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सायरा की मां ने उसे बहुत समझाया और मजबूर करने की कोशिश भी की कि वो राजेंद्र कुमार का साथ छोड़ दें, लेकिन सायरा नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ी रही। फिर इसी समय पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। सायरा बानो का जन्मदिन था। उसने सोचा कि राजेंद्र कुमार उसके जन्मदिन पर उसे कुछ स्पेशल फील करवाएंगे और मैं शादी के लिए उन्हें प्रपोज कर दूंगी और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर राजेंद्र कुमार का उनकी पत्नी से तलाक मांग लूंगी। लेकिन जन्मदिन के दिन राजेंद्र कुमार ने उन्हें कुछ ज्यादा ही सरप्राइज दे दिया और वो पार्टी में अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गए। हालांकि राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी को इसलिए साथ ले गए थे क्योंकि घर पे उन दोनों का झगड़ा हुआ था और उनकी पत्नी राजेंद्र कुमार को सायरा बानो की पार्टी में नहीं जाने देना चाहती थी। तो राजेंद्र कुमार उनकी तसल्ली के लिए उन्हें भी अपने साथ ले गए। लेकिन जैसे ही पत्नी को लेकर राजेंद्र कुमार सायरा बानो की पार्टी में पहुंचे तो सायरा बानो भड़क गई। उसे राजेंद्र कुमार की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह दुखी हो गई और पार्टी की खुशी का माहौल बहस में बदल गया। सायरा की मां ने मौके का फायदा उठाया और दिलीप कुमार को बुलाकर स्थिति को संभालने के लिए कहा। दिलीप कुमार ने आकर सायरा को कंधा दिया और उसे खूब समझाया कि राजेंद्र कुमार शादीशुदा है, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, शादी नहीं करेगा। तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें हिंदू से शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें कोई ऐसा आदमी देखना चाहिए जो
तुम्हारी देखभाल करे और तुम्हें इम्पोर्टेंस दे। मैं गोरी गाँव की तेरे हाथ ना आऊंगी। सायरा बानो राजेंद्र कुमार से गुस्सा थीं और दिलीप कुमार की फैन थीं, तो उसने गुस्से में कह दिया कि ठीक है, मैं राजेंद्र कुमार को भुला दूंगी, लेकिन क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आप मेरे हो जाओ तो मैं उसे भूल जाऊंगी। दिलीप कुमार चुप हो गए और कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने सायरा बानो की माँ को जब ये बात बताई तो सायरा बानो की माँ उल्टा खुश हो गईं। उसे सिर्फ मुस्लिम आदमी चाहिए था, फिर वो चाहे जो भी हो और कैसा भी हो। और जब वो आदमी खुद दिलीप कुमार हो तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि आप ही मेरी बेटी से शादी कर लो। हालांकि दिलीप कुमार सायरा बानो से लगभग 22 साल बड़े थे और सायरा की माँ के दोस्त थे। मतलब नसीम बानो अपनी उम्र के आदमी को और अपने दोस्त को अपनी ही बेटी से शादी करने के लिए मना रही थी। क्या बात कर रहे हैं? उसने दिलीप कुमार से कहा कि आप सायरा से शादी कर लेंगे तो उसे पति और पिता दोनों का प्यार साथ में मिल जाएगा और आपसे अच्छा उसका ख्याल कोई और नहीं रख सकता। सायरा बानो ने जो बात गुस्से में दिलीप कुमार से कही थी, अब वो सीरियस बन चुकी थी। उनकी माँ शादी का मन बना चुकी थी। दिलीप कुमार भी मान गए और अब सायरा बानो के पास भी कोई बहाना नहीं बचा था, तो उसने भी दुखी मन से राजेंद्र कुमार को भुला दिया और खुद को दिलीप कुमार के हवाले कर दिया। सैया तेरे संग तेरे घर जाऊंगी। दिलीप कुमार इससे पहले दो हीरोइन के साथ प्यार की पतंग उड़ा चुके थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी और वो 44 साल के कुंवारे बैचलर थे। 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली। उस समय सायरा बानो की उम्र 22 साल थी और उसने खुद से दुगनी उम्र के आदमी से शादी कर ली थी और वो दिलीप कुमार की पत्नी बन गई। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई और हर कोई उनकी शादी का गवाह बना। शादी के बाद भी सायरा बानो लगातार फिल्मों में काम करती रही और कई सालों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। सायरा बानो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पर खुशी से झूम रही थीं। दिलीप कुमार से उन्हें खूब प्यार मिला और उनकी जिंदगी में 4 चांद लग गए। सायरा बानो प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्होंने बच्चे को खो दिया। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अब वो कभी मां नहीं बन पाएंगी और ये न सिर्फ सायरा बानो के लिए बल्कि दिलीप कुमार के लिए भी दिल तोड़ने वाली बात थी। दोनों की शादी को 16 साल हो चुके थे, लेकिन सायरा की गोद सूनी थी। उसे मां बनने का सुख कभी नहीं मिल पाया और वो घुटने लगी और दुखी रहने लगी। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता। लेकिन फिर भी इससे भी बड़ा दुख उसे तब मिला जब उसे अचानक से पता चला कि दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली है। हुआ ये था कि दिलीप का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। वो दुखी थे और इसी समय पर दिलीप कुमार की बहनों ने उनकी मुलाकात एक औरत से करवाई जिसका नाम था आसमा रहमान। उनकी बहनों ने दिलीप कुमार को समझाया कि सायरा आपको बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए आपको दूसरी शादी मतलब निकाह कर लेना चाहिए। दिलीप कुमार भी मान गए और उन्होंने सायरा को छोड़कर आसमा से निकाह कर लिया। बड़ी बात यह थी कि आसमा न सिर्फ पहले से शादीशुदा थी बल्कि 3 बच्चों की मां थी, लेकिन फिर भी दिलीप कुमार उसके साथ रोमांस करने लगे और उसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी भुला दिया। प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी। अब सायरा बानो टूट चुकी थीं। वो जिस आदमी के लिए अपना प्यार छोड़ चुकी थीं, जिसे अपना सब कुछ मानती थीं और अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी, उसने 3 बच्चों की मां के लिए सायरा को भी छोड़ दिया था। ये शायद समय का चक्र ही था कि जिस आदमी के लिए सायरा ने राजेंद्र कुमार को छोड़ा था, जिसे उनकी मां ने सिर्फ इसलिए साजिश करके उनसे दूर कर दिया था कि वो हिंदू थे, और जिस मुस्लिम सुपरस्टार को अपनी बेटी सौंप दी थी, अब वो खुद दूसरी औरत के लिए उनकी बेटी को छोड़ चुका था। और जो दिलीप कुमार कभी सायरा को ये कहकर समझा रहे थे कि तुम 3 बच्चों के बाप के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम उसके लिए पागल क्यों हो, तुम्हें कोई अच्छा इंसान देखना चाहिए, आज वो खुद 3 बच्चों की मां के लिए अपनी पत्नी और सायरा को धोखा दे रहे थे। सायरा बानो अब टूट चुकी थी। वो उदास रहने लगी और वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस अकेले में घुटती रहती थी।
बड़ी बात यह भी थी कि दिलीप कुमार ने इस शादी मतलब निकाह को दुनिया से छुपा कर रखा। शायद वो इसे कबूल ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब ये खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया। हर कोई सायरा बानो को सपोर्ट करने लगा और दिलीप कुमार को खरी खोटी सुनाने लगा। बॉलीवुड में भी दिलीप कुमार की इस हरकत की खूब आलोचना हुई और लोगों ने कह दिया कि दिलीप कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ आसमा दिलीप कुमार पर दबाव बनाने लगी कि उनके तीनों बच्चों को अपना नाम दें और अपनी जायदाद में भी हिस्सा दें। दिलीप कुमार को भी धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि उस औरत की नज़र दिलीप कुमार की संपत्ति और नाम पर है, उसे दिलीप कुमार से कोई खास लगाव नहीं है। और जब दिलीप कुमार की बदनामी बढ़ने लगी, लोग सवाल पूछने लगे और वह दूसरी औरत भी दिलीप कुमार को परेशान करने लगी, तो फिर दिलीप कुमार ने उससे भी दूरी बना ली और उन्हें समझ में आ गया कि उनका दूसरा निकाह उनकी सबसे बड़ी गलती थी और ये औरत उन्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए दिलीप कुमार ने उस औरत को भी छोड़ दिया और वापस अपनी पत्नी सायरा बानो के पास माफी मांगते हुए पहुंच गए। हम भी कभी आबाद थे ऐसे कहां। सायरा बानो ने भी बड़ा दिल दिखाया और दिलीप कुमार को माफ कर दिया। अब सायरा बानो का हलाला हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, अबे साले। लेकिन दिलीप कुमार फिर से अपनी पत्नी के साथ रहने लगे और इसके बाद दोनों कभी अलग नहीं हुए। दिलीप कुमार और सायरा बानो पूरी जिंदगी एक दूसरे का सहारा बनकर रहे और सच में सायरा बानो ने यह साबित किया कि वो न सिर्फ एक अच्छी पत्नी है बल्कि उससे बेहतरीन जीवन साथी दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। वो जीवन के अंतिम दिनों तक दिलीप कुमार के साथ रही और हमेशा उनका सहारा बनी रही। 7 जुलाई 2021 को दिलीप साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सायरा बानो अकेली रह गई हैं और अपनी पति की यादों में अपनी जिंदगी काट रही हैं। सायरा बानो अब लगभग 81 साल की हो चुकी हैं और एक समाज सुधारक के रूप में काम कर रही हैं। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। तो ये थी एक जमाने की खूबसूरत हीरोइन और दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो की कहानी। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में।